everyone, I am Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? What is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसे हम जस्ट रूलर रख के मेजर कर लेते हैं और जस्ट अप्रॉक्सीमेटली देख लेते हैं कि कहाँ उसका एंडिंग पॉइंट है, कहाँ उसका बिगनिंग पॉइंट है और उनके बीच की लेंथ को देख लेते हैं। अब ये केवल हम ऑब्जर्वेशन करके कर रहे हैं, राइट? तो कभी कभी क्या होता है, हम किस पर्टिकुलर डायरेक्शन से देख रहे हैं या इन हरी भरी हमारा पेंसिल का पॉइंटर सही नहीं है, थोड़ा सा ब्लंट है, स्मूथ हमने उसको शार्प नहीं किया, तो उस चक्कर में क्या होता है ना, हमारी ऑब्जर्वेशन जो हो सकती है वो रॉन्ग हो सकती है। तो क्या करते हैं हम, अवॉइड करने के लिए हम डिवाइडर यूज़ करते हैं। हम डिवाइडर से जब भी मेज़र करते हैं अपने लाइन सेगमेंट को, तो उसकी जो नीडल्स होती हैं बहुत पॉइंटेड होती हैं और वो हमें देती हैं एक्यूरेसी इन मेजरिंग द लाइन सेगमेंट। तो इसीलिए हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, मतलब रूलर को रख के फटाफट मेजरमेंट नहीं करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए अपना इंस्ट्रूमेंट डिवाइडर और उसी से हमको करनी चाहिए हमेशा मेजर अपनी लाइन सेगमेंट की लेंथ। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? अच्छा देखिए क्या होता है, इसमें दो फैक्टर होते हैं। जब हम लाइन सेगमेंट, देखिए रूलर तो हमें यूज़ करना ही है, ऑब्वियसली विदाउट रूलर के हम कोई भी लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते लाइन सेगमेंट को, उसके लिए हमें पर्टिकुलर रूलर को यूज़ करना होता है, राइट? अब लेकिन जब भी हम मेज़र कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट की लेंथ को, तो हमें डिवाइडर क्यों यूज़ करना चाहिए? उसके लिए 2 फैक्टर्स हैं। एक तो है कि हमारी थिकनेस ऑफ द रूलर, ठीक है, और दूसरा फैक्टर है हमारा एंगुलर व्यूइंग। ये मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए बच्चों, जब हम इन दोनों फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, थिकनेस ऑफ द रूलर, ऑब्वियसली जो रूलर हम लेते हैं उसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस रहती है। स्पेशली जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो आप प्लास्टिक का रूलर यूज़ करते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है ना कि जब हम उसको मेज़र कर रहे होते हैं तो पेंसिल की टिप भी कभी कभी हम ब्लंट रख लेते हैं, जल्दी जल्दी में उसको शार्प नहीं करते हैं, तो उस चक्कर में एरर आ सकती है जब हम अपनी लाइन सेगमेंट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा डिपेंड करता है कि बहुत सारे बच्चे ना, लाइन सेगमेंट बहुत इजी होता है एक्चुअली से मेजर करना, तो क्या करते हैं ना, वो फटाफट किसी भी डायरेक्शन में उन्होंने रखी खटखट और ऐसे ड्रॉ कर दिया और फिर ऐसे मेजर कर लिया, ठीक है, फिर यहाँ मेजर किया बहुत जल्दी में, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी पॉइंट्स की हमारी जो एक्यूरेसी है उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है, राइट? कहीं मतलब जैसे मान लीजिए 2.6 की है, लेकिन अगर कोई और मेजर कर रहा है तो उसको 2.8 दिख जाए, 2.7 दिख जाए, तो ये पॉइंट की जो हमारी एरर आ रही है मेजरिंग द लाइन, जब हम मेजर कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को, वो हम अवॉइड कर सकते हैं डिवाइडर यूज़ करके, क्योंकि डिवाइडर में जो होते हैं ना, वो उसमें 2 नीडल्स होते हैं और वो बहुत पॉइंटेड होते हैं। तो जब आप उनको पर्टिकुलरली रखते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को मेज़र करने के लिए, तो एक्यूरेसी एकदम ठीक रहती है, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपके प्लेन सरफेस को छूते हुए, यानी आपके पेज को छूते हुए आपके मेज़रमेंट देते हैं लाइन सेगमेंट का। तो इसलिए हमें हमेशा डिवाइडर को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी इस तरह की एरर्स एग्जिस्ट ना करें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए डिवाइडर जब हम मेज़र कर रहे हैं लाइन सेगमेंट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मतलब हमें कोई भी रैंडम पॉइंट एक ले लेना है सी। अब क्या करना है? मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी? देखिए वो तो होगा ही 101%, हमें क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चल रहा है, क्योंकि सी जो है वो लाइन पर ही कहीं ना कहीं ए और बी पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है? अब देखिए क्या नोट दिया है, इफ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी, देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ऑब्वियसली अब देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसे ही रैंडम ड्रॉ किया है
ठीक है, और इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। लेकिन आप अपनी रूलर को लेके और प्रॉपरली शार्प करके पेंसिल को एक 10 सेंटीमीटर या योर ओन चॉइस की कोई भी मेजरमेंट की लाइन ले लीजिए। मैंने लिए यहाँ पे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की एज्यूम किया है, ठीक है। ये मेरी एग्जैक्ट नहीं है और ये मेरी स्ट्रेट भी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको ले रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहीं भी एक मार्क पॉइंट कर दिया, मान लीजिए सी। तो देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा जो ए बी लाइन है उस पर कहीं एक सी आ गया इन बिटवीन ए एंड बी के, ठीक है। अब देखिए ए से सी तक की कुछ हमारी मेजरमेंट होगी, से मैं कह देती हूँ ये है 7 सेंटीमीटर, राइट। और सी से ये जो पॉइंट है यहाँ से बी तक भी हमारा कुछ मेजरमेंट होगा, राइट। तो वो मान लीजिए मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने अपनी मेजर कर ली, पहले हमने एक सी पॉइंट ले लिया कहीं भी। अगर आपने एक 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ किया और कहीं भी सी पॉइंट मार्क किया है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल, तो आप अगर आपका मान लीजिए 7.5 आ रहा है तो वही मेजरमेंट लीजिएगा, क्योंकि एक्यूरेट लेने से ही आपको मिलेगा सम इक्वल्स टू ए बी, यानी कि ए बी की जो मेजरमेंट है वो लेंथ, ठीक है। तो जो भी आपके पॉइंट वाले यानी वाले मेजरमेंट भी आ रहे हैं उनको भी आपको लेना है, इग्नोर नहीं करना है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट मेजरमेंट दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अब हमारी ए बी जो है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ए सी प्लस सी बी का ही कॉम्बिनेशन होगी, क्योंकि सी क्या है वो कहीं ना कहीं हमारे ए बी को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए सी एंड सी बी में, राइट। तो सी बी प्लस ए सी जो है वो हमारा ए बी ही आएगा। अब देखिए ये हो गया मान लीजिए 7 सेंटीमीटर और ये हमने मेज़र किया था अपना 3 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जो कि है ए बी, राइट। तो देखिए हम लिख सकते हैं यस, बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी, हैंस पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन ए बी। बहुत ही सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, क्योंकि हमें केवल देखना था कि अगर हम कोई भी पॉइंट रैंडमली अपनी लाइन सेगमेंट पर ड्रॉ करते हैं या मार्क करते हैं तो डेफिनेटली जो वो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो दोनों लाइन सेगमेंट का जब हम मेजरमेंट लेंगे तो वो हमारा आएगा इक्वल टू जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट है उसके बराबर, राइट। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। बहुत ही आसान है, देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो मेजरमेंट है वो किस लाइन सेगमेंट का है, AC का। तो हम ड्रॉ करेंगे अपनी AC विद द हेल्प ऑफ रूलर 8 सेंटीमीटर, जो कि आप सबको आता होगा, तो फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। अब ये है हमारी AC। अब हमने यहाँ पर अपने रूलर और डिवाइडर को ही यूज़ करते हुए देख लिया और मार्क कर लिया कि कहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ए से लेके मान लीजिए यहाँ कहीं इस पॉइंट पर हमारा आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर इसको मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये B से लेके C तक हमारा आ रहा है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर और एनीथिंग पॉइंट वाला ऑल्सो यू कैन टेक। अब डेफिनेटली व्हेन यू सी दिस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट विच इज AC, राइट, आपको पता चल जाएगा कि जो आपका पॉइंट B है वही इन बिटवीन लाइन कर रहा है और वही दिखा रहा है, यानी कि वही दिखा रहा है इस लाइन AC को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ। यानी कि अब हमारी जो AC है, ठीक है, वो हो जाएगी AB प्लस BC। तो डेफिनेटली विच पॉइंट इज लाइंग इन बिटवीन द लाइन, द पॉइंट B। तो हम लिखेंगे द पॉइंट B लाइज, हम लिखेंगे लाइज, द पॉइंट B
lies between the other 2 points, right? The other 2 points क्या है हमारे, A and C। तो देखिए बहुत ही आसान था, ये हमें फटाफट पता चल गया क्योंकि AC ही मैक्सिमम थी, तो डेफिनेटली उसको ही B पॉइंट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। अब देखिए जब आपको ये लाइन दी गई है तो आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा ABCDEFG पॉइंट शुरू हो रहा है वो 1 से हो रहा है, राइट? तो 1 से 7 इज एक्चुअली व्हाट, यहाँ 0 है, ठीक है, तो ये भी इंक्लूडेड है, तो एक्चुअली ये 0 से 7 है, लेकिन हमारा जो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो हमने मार्क किया है वो किया है हमने वन पर्टिकुलर पॉइंट से, राइट? तो वहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एक्चुअली क्या है, 6 सेंटीमीटर है, राइट? ये जो पार्ट है ये हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, राइट? तो अब देखिए हमको प्रूव करना है जो D है वो मिड पॉइंट ऑफ AG है कि नहीं है। तो AG का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, AG जो आएगी वो आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्क है 7 में से जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है हमारी AG, यहाँ से यहाँ तक, तो वो हो जाएगी 7 - 1 6 सेंटीमीटर, राइट? अब देखिए हमारा जो D है वो एक्चुअली है कहाँ पर, 4 पर, राइट? तो हमारी D की क्या वैल्यू हो जाएगी, D जो है अगर आप यहाँ से लेंगे AD, तो AD भी हमारी जो आएगी वो होगी, एक्चुअली ये 4 है लेकिन इसमें से -1 हो जाएगा तो वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब देखिए AG के बीच में अगर D मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो D पॉइंट है वहाँ से जो AD और DG है उनकी इक्वल लेंथ आनी चाहिए। अब DG भी देखिए आप, DG एक्चुअली 4 से शुरू होकर 7 तक जा रही है, लेकिन आप देखेंगे तो 1 2 3 सेंटीमीटर है, तो AG आपका जो DG है उसकी क्या मेजरमेंट हो जाएगी, DG भी हो जाएगी आपकी जो भी ये है उसमें से सब्ट्रैक्ट, राइट? तो एक्चुअली ये दिखा रहा है हमारा 7, लेकिन उसमें से हो जाएगा हमारा -1, राइट? तो देखिए हमारा 1 2 3, तो DG भी हमारा है 3 सेंटीमीटर, राइट? अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 - 4, राइट? तो उससे भी आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। अब देखिए अब जब अगर D मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली AD और DG जो हैं वो इक्वल लेंथ की आएंगी, क्योंकि मिड पॉइंट जो है वो आपकी गिवन लाइन सेगमेंट को इक्वली डिवाइड करता है। तो देखिए ये हमारी आ गई हैं, तो डेफिनेटली हम लिख देंगे यस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG, राइट? बहुत ही आसान था। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब आप हरी भरी में क्यों मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग इसको 7 सेंटीमीटर ही ले लेंगे और फिर ये देखेंगे कि 7 सेंटीमीटर है, फिर D जो है वो 4 पे मार्क हो रही, तो 4 है और 4 से 7 हमारा 3 है, तो आप कह देंगे नहीं नहीं D नहीं है हमारा मिड पॉइंट। लेकिन तभी यहाँ पर देखिए आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ से ये काउंट तो यहीं से किया गया है, लेकिन जब हमने पॉइंट मार्क किए हैं तो 1 सेंटीमीटर को स्किप करके किए हैं, तो वो हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए एक्चुअली में D जो है वो मिड पॉइंट है, पर आप सडनली देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आगे से कि आपको देखना है कि आपके पॉइंट्स कहाँ से एग्जैक्टली मार्क हुए हैं और उसी के बेसिस पे आपको लेंथ लेनी है मेजर करके, ठीक है? और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ line segment BD, where ABCD lie on the straight line, say YAB is equals to CD, right? अब देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, उसको हमने पॉइंट मार्क कर दिए अपने B C एट D, राइट? यहाँ पे सारे मार्क कर दिए पॉइंट। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो हमारा B है वो मिड पॉइंट है AC का, और जो हमारा C है वो मिड पॉइंट है BD का। तो देखिए अगर हमारा B जो है वो AC का मिड पॉइंट है तो इससे क्या आ जाएगा, इससे यानी कि ये इसको इक्वली डिवाइड कर रही है, यानी कि AB जो है वो हो जाएगी हमारे इक्वल टू BC के, दोनों की लेंथ सेम हो जाएंगी,
राइट। सिमिलरली अब बी डी, अगर सी हमारा जो मिड पॉइंट है बी डी का, तो इससे क्या हो जाएगा, यानी बी सी और सी डी की लेंथ हमारे बराबर हो जाएगी, राइट। तो बी सी, क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट डिवाइड करता है हमारी लाइन को इक्वली, राइट। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा बी सी इक्वल्स टू सी डी। अब देखिए यहाँ से जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखिए जब दोनों को इक्वेट किया तो हमारा आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू सी डी, राइट, क्योंकि ये दोनों ना कहीं इन दोनों को कर देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू दिस। तो वाई, बिकॉज द B is the midpoint, so it is dividing AC into equal midpoints, and similarly BDC is the midpoint, so it is dividing BD into equal measurement. So definitely AB will be equals to CD. तो बहुत ही इजी था ये, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, check in each case if the sum of the length of any two sides is always less than third side। अब देखिए ये आपने एक इनक्वालिटी भी पढ़ी है जो होती है कि sum of any two sides, राइट। ये आपने पक्का नहीं पढ़ी है तो आप अभी पढ़ लेंगे इस चैप्टर के दौरान, ट्राइंगल के दौरान, कि sum of any two sides, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया ए बी प्लस बी सी ऑफ द ट्राइंगल, कितने लाइन सेगमेंट से बनता है, 3 से बनता है, तो वो हमेशा ग्रेटर आता है हमारा थर्ड से, ठीक है। विल बी ऑलवेज, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे ए बी, तो ए बी प्लस बी सी, कोई भी 2 साइड्स लेंगे, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हमें यही देखना है। तो हम कोई भी रैंडम अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ड्रॉ कर लिया वैसे जिसमें ये है मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने एक ही ड्रॉ किया तो इसमें ही सम, आप देख लीजिए सम ऑफ एनी 2 साइड्स। तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कर रही हूँ तो ये ग्रेटर आ रहा है मेरा थर्ड साइड। मान लीजिए मैंने इसको कर लिया ए बी सी ही, ठीक है। तो देखिए मैंने किया अपना ए बी प्लस ए सी, तो ये ग्रेटर आ रहा है मेरा थर्ड साइड से, आना ही चाहिए, राइट। ये क्या आ रहा है 8 सेंटीमीटर और वो है हमारा ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप कोई और 2 साइड लेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारे नेक्स्ट थर्ड साइड से ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे ही आप इन 2 को लेंगे तो वो भी ग्रेटर आएगा एंड द थर्ड साइड, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल यही, मतलब हम जब कभी ट्राइंगल की बात करते हैं तो यही इनइक्वालिटी को लेके चलते हैं कि जो सम ऑफ एनी 2 साइड्स है दैट शुड बी, मतलब आना चाहिए वो ज़्यादा हमारा किसी भी अनदर थर्ड साइड से, राइट। तो ये इनइक्वालिटी ही फॉलो होनी चाहिए। तो चलिए एक ये हो गया। अब हम ले लेते हैं एक और ट्राइंगल, हमें 5 करने हैं, मैं आपको 3 करके दिखाऊंगी, 2 आप अपनी चॉइस के लेके कर सकते हैं। तो चलिए एक और ले लेते हैं। ये मैंने मान लीजिए इक्विलैटरल ट्राइंगल है, राइट। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या कहता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो चलिए ये भी मैंने 4 सेंटीमीटर दिखा दी, मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है, आप चाहिए तो अपना रूलर और पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये पॉइंट्स दिखाए दिए। अब देखिए ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल है, ऑब्वियसली सम ऑफ एनी 2 साइड्स, यानी कि देख लिया मैंने ए बी प्लस बी सी, ठीक है, विल बी कमिंग ग्रेटर देन ए सी, राइट। तो देखिए 8 सेंटीमीटर, तो ये ग्रेटर हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप कोई भी 2 साइड्स लेंगे बी सी प्लस ए सी, वो भी ग्रेटर आएगा आपका ए बी से। अगर आप ए सी प्लस ए बी लेंगे यानी कि 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो वो भी ग्रेटर आएगा आपका बी सी से, राइट। तो बहुत ही आसान है, आप ऐसे कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलैटरल ट्राइंगल इनका एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। इवन आप ले सकते हैं अपना स्केलन ट्राइंगल भी। तो चलिए एक ले लेते हैं हम अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कि हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो चलिए हमने ले लिया अपना एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैंने कोशिश की है एक तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ करने की, जो लग नहीं रहा है ये, लेकिन क्या होता है हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ओके, और उनका इंक्लूडिंग एंगल्स भी। तो चलिए अब देखिए क्या होगा। अब हम यहाँ पे जब अपनी कोई भी 2 साइड्स लेंगे, मान लीजिए मैंने इसको मान लिया P, यहाँ P लिख दिया, यहाँ Q और यहाँ पर R, ठीक है। अब देखिए PQ प्लस QR ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, और जो कि ग्रेटर आ रहा है हमारे PR से, जो कि है 3 सेंटीमीटर,
राइट तभी हमारा ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन या ट्राइंगल पॉसिबल है अगर हमारा सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड आता है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 3 साइड। ऐसे ही आप और ले लीजिए, अब आपने ले लिया क्यू आर प्लस पी आर, तो वो क्या हो जाएगा अगेन 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन अगेन 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप ले सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस पी क्यू, तो वो आएगा आपका ग्रेटर देन क्यू आर। तो यानी कि हमारे हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, यानी जो हमें दिया गया है वो रॉन्ग है। हमने क्या देखा, हैंस हम लिखेंगे हैंस सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर, राइट, sides of triangle is always greater than the third side। ओके, तो इनइक्वालिटी यही है और यही होना चाहिए। हमने अपने कई सारे ट्राइंगल्स को ड्रॉ करके चेक भी कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9 एंड डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट नंबर ऑफ टाइमिंग्स आर गिवन। ओके, अब देखिए अब हमको क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे जो ये 2 वर्ड आए हैं क्लॉकवाइज एंड रेवोल्यूशन, इनके बारे में बहुत क्लियर होना है। ठीक है, अब देखिए हमने बना लिया एक क्लॉक। यूजुअली हमारी क्लॉक जो है वो हम राउंड में ही बात करते हैं क्योंकि वो मूव करती है इन अ राउंड डायरेक्शन, राइट। तो हमने यहाँ पर बना लिया। अब देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें जब ये क्लॉक पढ़ते हैं तो पता ही होती हैं कि 3 और 9 सामने होते हैं, 12 और 6, ठीक है। और यहाँ होता है हमारा सेंटर, और सेंटर में ही होता है हमारा आवर हैंड एंड हमारा मिनट हैंड। मिनट हैंड जो होता है वो बिगर देन होता है हमारा आवर हैंड, ठीक है। अब ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेकंड नहीं बनाया क्योंकि वो तो कंटिन्यूअसली मूव होता रहता है। अब ये देखिए, देखना है हमें कि क्लॉकवाइज क्या होता है। अब हमारी जो क्लॉक है वो हम मानते हैं कि इस डायरेक्शन में चलती है, मतलब राइट टू लेफ्ट चलती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ पहुँची, मतलब ये हो जाती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से घूमती हुई जब वो यहाँ पर फिर से पहुँचती है तो ये होती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज क्या, अपोजिट ऑफ क्लॉकवाइज, राइट। तो अपोजिट ऑफ क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से चलेगी और फिर यहाँ को आएगी। वो होती है यूजुअली क्लॉक नहीं चलती है, वो होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक तो हमेशा मूव करती है, तभी तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए रेवोल्यूशन वर्ड आ गया। अब रेवोल्यूशन क्या होता है, एक कंप्लीट राउंड होता है, राइट। तो हमारी क्लॉक जो है वो आवर्स के टर्म में दिन में 2 टाइम्स कंप्लीट राउंड लेती है। एक तो मान लीजिए हमारा दिन हम हमेशा मानते हैं यूजुअली कि मिडनाइट से शुरू होके नेक्स्ट मिडनाइट तक जाता है, राइट। तो उस केस में जब एक दिन में वो 2 बार कंप्लीट राउंड लेती है, कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है, यानी कि वो 12 से जब 12 पर पहुंच जाती है तो वो होता है हमारा 1 रेवोल्यूशन, यानी कि मिडनाइट 12 से आफ्टरनून 12 तक वो लेती है 1 रेवोल्यूशन। सिमिलरली आफ्टरनून 12 से वो फिर मिडनाइट 12 तक लेती है हमारा 2nd रेवोल्यूशन। तो इन अ डे, मतलब इन 1 डे वो क्या करती है, वो 2 बार क्लॉक जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है। और जब हम कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने 1 रेवोल्यूशन लिखा है, इसे आप 1 कंप्लीट भी लिख सकते हैं, तो वो कंप्लीट कर लेती है हमारे 360 डिग्री एंगल के, ठीक है। अब देखिए हमारा जो 1 रेवोल्यूशन होता है वो हैपन होता है 12 आवर्स में, ठीक है। यानी कि इन अ डे 2 टाइम्स कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 12 आवर्स हम लिख सकते हैं ना, 12 आवर्स हम लिख देंगे यहाँ पे 12 आवर्स इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन, राइट। अब देखिए जब इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन है तो हमारा जो है 1 आवर कितना दिखाएगा, 1/12 रेवोल्यूशन, राइट।
ये आ गया हमारा यूनिटरी मेथड से। अब देखिए हमें पता करना है ए पार्ट में कि वो 3 to 9 तक कितना रेवोल्यूशन करता है कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, राइट। तो अब देखिए इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 3, अब 3 से देखिए अगर आप ऐसे भी काउंट करेंगे तो 3 से 4 1 आवर, 5 6 7 8 9, तो ऐसे वो 6 आवर्स चल के गई, यानी 3 से आ गया यहाँ 9 पर, ठीक है। और वैसे भी अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो 3 to 9 में हमारा हो जाएगा 9 - 3 6, राइट, 6 आवर्स हो जाएंगे। तो देखिए हमारे 1 आवर में इतना है तो 6 आवर्स में कितना हो जाएगा, 6/12, तो कितना हो गया हमारा 1/2 रेवोल्यूशन। तो यानी जब वो 3 to 9 जाएगा आवर हैंड तो वो कंप्लीट करेगा हमारा हाफ रेवोल्यूशन। ओके, हाफ रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ 360 क्या होगा, 360 डिग्री का हाफ, यानी कि वो करेगा कंप्लीट 180 डिग्री, राइट। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट पर। अब देखिए बच्चों हमें करना है अपना 4 to 7। तो अब देखिए हमारी राइट नाउ क्लॉक का जो आवर हैंड है वो है 4 पर, ठीक है। अब 4 से जब वो मूव किया 7, तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि उसने कितने आवर्स कंप्लीट किए, 1 2 3, राइट। और एक तरीका और है 4 to 7 है ना बी पार्ट, तो देखिए 4 to 7, तो ये हो जाएगा 7 - 4 = कितना हो गया 3 आवर्स। तो अब हमने यहाँ पे ये निकाल ही लिया था कि 1 आवर में, यानी कि 1 आवर में वो कितना है 1/12 रेवोल्यूशन कर रहा है, राइट। तो हमारा 3 आवर्स में कितना हो गया 3/12, जो कि आ जाएगा हमारा 1/4 रेवोल्यूशन, है ना, कितना आसान। यानी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस वो कंप्लीट करेगा 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब एक रेवोल्यूशन क्या है 360 डिग्री, तो 1/4 कितना हो जाएगा, जब आप इसको 360 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि वो 90 डिग्री फिनिश करेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आपको मैं बताना चाहती हूँ, पर आवर जो हमारा एंगल बनता है हमारे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ठीक है, वो होता है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसी से हमें एक तरीके से पता चल भी जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट जो है सी पार्ट, उसमें है हमारा ये 7 to 10। अब देखिए करेंटली हमारा जो है 7 पर है और 7 से 10, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 3 आवर्स है, और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 10 - 7 = 3 आवर्स, यानी कि फ्रॉम द बिगर वैल्यू वी सब्ट्रैक्टेड द स्मॉलर वैल्यू। अब देखिए हमने ये पता कर ही लिया था कि हमारा जो 12 आवर होता है वो होता है हमारा 1 रेवोल्यूशन, राइट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था। तो 1 आवर हो जाएगा हमारा 1/12 रेवोल्यूशन, है ना। तो उसी से हम निकाल लेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ कितना 3 आवर्स, राइट। 3 आवर्स = हो जाएगा 3/12, दैट इज 1/4 रेवोल्यूशन, है ना, कितना आसान। 1/4 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा जब वो जाएगा 7 से आपके 10 पर। और ऐसे भी देख लीजिए आप, हर एक आवर में वो 30 डिग्री मूव कर रहा है, 30 30 30, तो कितना हो गया 90 डिग्री, और 1/4 ऑफ 360 डिग्री भी हमारा आएगा 90 डिग्री। तो बहुत ही आसान था, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे ये वर्कआउट हो रहा है। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट पर। अब देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है 12 to 9, तो ये हमारा 12, राइट, यानी कि 12 to 9, यानी कि वो यहाँ से चलेगी 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 और यहाँ पहुंचेगी, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या है, जब भी हम कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जो कि हमारा दिन में 2 बार होता है, एक होता है 12 मिडनाइट से 12 नून तक, एक 12 नून से 12 मिडनाइट तक, उसमें जो हम कहते हैं ना कि जब रेवोल्यूशन की बात आती है तो हम इसको मान लेते हैं 0 0,
यानी कि यहाँ पे आके हमारा रेवोल्यूशन खत्म हो गया, मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया और दूसरा शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे जब हमें टाइमिंग दी गई है डी पार्ट में 12 to 9, यानी कि इसने कंप्लीट कर लिया है अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन वाला टाइमिंग। तो ठीक है, अब देखिए 0 भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, 0 to 9। तो इस केस में क्या हो जाएगा 9 - 0, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स आ गए हमारे 9। अब देखिए वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आप जब वॉच के बारे में मतलब यानी क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये पता है कि 12 to 6 यानी कि जस्ट हाफ ऑफ अ डे, राइट। तो वो हो जाते हैं हमारे 6 आवर्स, हाफ ऑफ द क्लॉक दैट इज हो जाते हैं हमारे 6 आवर्स। और यहाँ पे हमारे हो गए ये +3 9 आवर्स। तो ऐसे केस में भी हमारा 9 आवर्स आ गया। अब हमने क्या पता किया था, अब हमने पता किया था कि जो हमारा 1 रेवोल्यूशन जो था वो था 12 आवर। तो 12 आवर्स इक्वल्स टू हमने लिखा था 1 रेवोल्यूशन। तो हमारा 1 आवर कितना हो गया, 1 आवर हो गया हमारा 1/12 रेवोल्यूशन, राइट। अब हमारे 9 आवर्स हैं तो हम फटाफट अपना 9 आवर्स का देख लेंगे। तो जो कि हो जाएगा 9 × 1/12, जो कि कुछ नहीं 9/12 यूनिटरी मेथड से, और ये आ जाएगा हमारा 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन कितना हो गया हमारा, हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, वो कैसे आएगा, आपको पता है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो 360 डिग्री फिनिश करता है। तो 3/4 कितना हो गया, 3/4 ऑफ 360। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आपको केवल फ्रैक्शन में पता करना था, तो ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट समझा दिया, लेकिन आपका आंसर होना चाहिए केवल 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट पर, यहाँ पे लिख देंगे ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने ई पार्ट पर। आप देखिए बच्चों, हमारा ई पार्ट में कितना है, अब ई पार्ट में है हमारा 1 to 10। तो फटाफट हम नंबर ऑफ आवर्स पता कर लेंगे, यानी कि 9 आवर्स। ऐसे भी आप देख लीजिए, आपका 10 o'clock है, ठीक है, तो यानी कि ये है, ठीक है। और 10 o'clock से वो 1 o'clock से वो 10 o'clock पर पहुंच रही है। तो देखिए यहाँ से चल के यहाँ तक तो कितने आवर्स हो गए, 1 2 3 6 तो यहाँ तक ही हो गए थे, और प्लस यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो राइट। तो ये हो गया हमारा, देखिए कितने आवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब देखिए 9 आवर्स हो गए। अब ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 1 हम लिख देंगे 12 hour equals to 1 revolution, right? So 1 hour will be 1/12। ये आपको हमेशा ध्यान ही रखना है एक तरीके से। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे अपना 9 आवर्स जो आपने निकाले हैं 1 से 10 के बीच में। तो वो हो जाएगा हमारा 9 आवर्स विल बी 9/12, जो कि हो जाएगा 3/4 रेवोल्यूशन। इसका भी सेम वैल्यू आ गया। तो हमें नंबर ऑफ आवर्स पता करने हैं बिटवीन जो भी टाइमिंग्स दी हुई है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा एफ पार्ट शुरू करते हैं। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में हमारा क्या है, 6 to 3। तो चलिए एक फटाफट क्लॉक बना लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि 6 to 3 में हमारे कितने आवर्स आ रहे हैं। तो देखिए मैंने ये रफली अपना जैसा क्लॉक होता है, जिस तरह से वर्क करता है, वो मैंने बना लिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में होगा 1 2 और यहाँ पर हो गया 4 5, यहाँ पर हो गया 7 8 और यहाँ पे 10 11। 6 to 3 की तो आप क्लियरली देख लीजिए, उसने एक तो ये यहाँ तक पूरा चला, तो ये कितने 6 से 12 तक उसके हो गए 6 आवर्स, राइट। यहाँ पे आते ही कंप्लीट हो जाता है हमारा एक रेवोल्यूशन। अगर आप यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुंच रहे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 आवर्स और फिर उसके बाद हमारे 3 और हैं। तो टोटल इस तरीके से भी हमारे, अगर हम एफ पार्ट में देखें तो ये है हमारा 6 to 3, ठीक है। तो इसमें हमारा ऐसे भी आप अगर क्लॉक के अकॉर्डिंगली करेंगे तो भी हमारे 9 आवर्स आ रहे हैं। और अगर आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ तक तो उसने किया अपना कंप्लीट, तो ये हो गए हमारे 12 - 6 यानी कि 6 आवर्स। और उसके बाद वो 3 आवर्स और चला, तो वो हो गया हमारा 6 + 3 9 आवर्स।
ठीक है, तो टोटल वो कितना चला 9 आवर्स, ठीक है, 9 आवर्स उसके कंप्लीट हुए। अब हमें पता करना है कि वो क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन आवर हैंड का कितना हुआ। तो हमें पता है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था कि 12 आवर्स इक्वल्स टू होता है हमारा 1 रेवोल्यूशन, राइट। तो 1 आवर में हो गया हमारा 1/12 यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो 9 आवर्स में कितना हो जाएगा, 9 आवर्स में हो जाएगा हमारा 9/12, जो कि हो गया, अगर आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। बहुत ही आसान था, हमने इसको फटाफट सॉल्व कर लिया, क्योंकि 9 आवर्स थे तो 9/12 से आ गया 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ओके, फिर हमारे सारे पार्ट्स है ABCD, तो हम 1 बाय 1 करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चीज क्या मालूम होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताई थी, कि हमारा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये तो आपको हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। यानी कि दिन में 2 बार क्लॉक कंप्लीट कर लेती है 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि मिडनाइट से 12, हम अपने एक दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मिडनाइट से आफ्टरनून, आफ्टरनून से मिडनाइट। तो जैसे हमारा कंप्लीट होता है 12 मिडनाइट से शुरू होके 12 आफ्टरनून तक, तो वहां हो जाता है हमारा 1 रेवोल्यूशन, और आवर हैंड फिनिश करती है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद क्या हमें मेन चीज ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब जो भी कंप्लीट रेवोल्यूशन है, तो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन हो जाएगा हाफ ऑफ 360 डिग्री, राइट। तो वो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री बाय 2, isn't it? तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब कि हमें ये बताना है कि जब हमारी जो आवर हैंड है वो 12 से शुरू हो रही है, तो हमारा जो आवर हैंड है वो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद कहाँ पर होगा। तो चलिए अब देखिए, सभी को पता है कि हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन 180 डिग्री है, यानी कि जब क्लॉक बनाएगी 180 डिग्री का एंगल, तब होगा हमारा हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये है, देखिए हमारी सिंपल सी घड़ी, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये तो आप सभी को आती होगी, तो फटाफट आवर से समझ सकते हैं, कुछ इसमें है ही नहीं। हम लोग ने क्लॉक देखना सीख ही लिया है, और क्लॉक हमें ड्रॉ भी करना आता है। तो चलिए हमने फटाफट ड्रॉ कर ली। अब इनिशियली हमारी क्लॉक का जो आवर हैंड है वो है 12 पर। अब देखिए, सभी को पता है कि स्ट्रेट एंगल होता है हमारा, राइट। हाफ ऑफ द जो रेवोल्यूशन 180 डिग्री है वो होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। आप देखिए, स्ट्रेट एंगल कब बनेगा, जब आवर हैंड मूव करता 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 यहां से एग्जैक्ट आ जाएगा 6 पर, राइट। तो देखिए क्या होगा जब हमारा 180 डिग्री बनेगा, तो कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन होगा, जो कि 12 के रिस्पेक्ट में है, वो होगा जब वो आएगी 6 o'clock पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आवर हैंड। तो कब बनेगा, जब वो होगी 6 o'clock पर, तभी तो हमारा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो हम लिख देंगे the hour hand or the hand of the clock will stop at 6 o'clock. Okay, now next one, starts at 2 and makes हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन कितना है हमारा, 180 डिग्री। अब देखिए, इसी क्लॉक में मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 से फिर से वो स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं बना रहा होगा, तभी बनेगा उसका स्ट्रेट एंगल, राइट, 180 डिग्री। तो वो कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक तरीका तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो हमारा पर आवर यानी 1 आवर जो होता है, 1 आवर में बनता है हमारा 3 डिग्री का एंगल, ठीक है। ईच आवर में जो हमारा आवर हैंड है वो बनाता है
30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखिए 2 से हमें स्ट्रेट एंगल चाहिए, तो स्ट्रेट एंगल कब बनेगा? 6 आवर्स के बाद, राइट। 30 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, यानी हमको चाहिए पर आवर 30 डिग्री बना रहा है तो 6 आवर्स चाहिए 2 से। अब देखिए 2 से 6 आवर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि जैसे ही हमारी 2 o'clock से आवर हैंड मूव करते करते यानी ये मूव करते करते 8 पर पहुंच जाएगी, तब बनेगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यानी कि 2 से जब आवर हैंड 8 पर पहुंचेगा, मतलब जस्ट उसके अपोजिट। आप देख लीजिए 6 आवर्स चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 पर आवर वो कितना बना रही है? 30 डिग्री। तो 180 बनाने के लिए उसको 6 आवर्स चाहिए, तो 6 आवर्स कहाँ में दिखा रहा है? 8 पे। तो हम दिखाएंगे इसमें आवर हैंड विल स्टॉप, आवर हैंड, ये बी पार्ट है, आवर हैंड विल स्टॉप एट 8। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली अब हमें देखना है सी पार्ट। तो सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट कह रहा है स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब देखिए ये कैसे आया, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए ये जो सी पार्ट है इसमें देखिए क्या है, 360 डिग्री बनाता है हमारा 12 आवर। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 आवर इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। तो 1 आवर में वो कितना बनाएगा, वो कैसे पता चल जाएगा आपको, मैं बताती हूँ कैसे आता है। 1 आवर इक्वल्स टू यूनिटरी मेथड से 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, जो कि आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, यानी पर आवर जो है वो हमारा आवर हैंड बनाता है 30 डिग्री। अब देखिए हम करते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमारा क्या है? 5, राइट। तो यहाँ हमने फटाफट अपनी क्लॉक बना ली। अब देखिए ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। ठीक है, वो अब मैंने इसमें आपको पूरा प्रॉपर नहीं, मेन आवर्स ही दिखा दिया है। अब देखिए पहले इनिशियली वो कहाँ पर है? 5 पर है। ठीक है, अब 5 से उसको बनाना है 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्या होता है? कंप्लीट होता है हमारा, कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है 1 रेवोल्यूशन होता है हमारा कंप्लीट वाला 360 डिग्री, राइट। तो वो हमने लिख लिया अपना 360 डिग्री। अब देखिए हमारा जब ये हो गया तो हमारा कितना आएगा? हमारा ये हो जाएगा 1 आवर हमारा कितना हो गया था? 30 डिग्री, राइट। हमें कितने 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन हो जाएगा हमारा 360 बाई 4, राइट। तो वो कितना आएगा? आपको क्लियरली दिख रहा है, वो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब देखिए 1 आवर में 30 डिग्री, तो हमें कितने आवर्स चाहिए जिससे वो 90 डिग्री बना ले? 3 आवर्स, क्योंकि 30 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, राइट। तो हमें चाहिए 3 आवर्स। तो अब देखिए 3 आवर्स 5 से कब आएंगे? 5 पर है करेंटली, ये मान लिया हमारा आवर हैंड दिखा रहा है 5। ठीक है, अब देखिए 5 6 7 8, यानी जब वो 8 पर आ जाएगा आवर हैंड मूव करता करता, तब वो बना लेगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि हमें चाहिए 3 आवर्स। तो हम लिखेंगे आवर हैंड विल शो और आवर हैंड विल स्टॉप एट 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब करते हैं अपना डी पार्ट। अब देखिए डी पार्ट में क्या दिखा रहा है? स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होता है हमारा ये डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज होता है अपोजिट ऑफ, जिसमें हमारा मिनट हैंड आवर हैंड मूव रहा है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन को हम कह देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब देखिए 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? फटाफट फाइंड कर लेते हैं। 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन हो जाएगा, तो देखिए 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन हो जाएगा हमारा
मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रेवोल्यूशन को, 3/4 ऑफ 360 डिग्री, राइट। वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा 270 डिग्री, यानी कि 270। अब हमें 270 बनाने के लिए 3 का कितने बार मल्टीप्लाई, 1 आवर इक्वल्स टू हमारा कितना होता है, 30 डिग्री होता है, राइट। 1 आवर होता है 30 डिग्री। तो हमें कितने आवर्स चाहिए जिससे हमारा 270 डिग्री बन जाए, देखिए 3 9 27, तो हमें 9 आवर्स चाहिए, राइट। 30 डिग्री इंटू 9 बनाएगा हमारा 270 डिग्री। अब देख लेते हैं 5 से हमारे जो है वो 9 आवर्स कब हो रहे हैं। करेंटली कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, ठीक है, ये और ये। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऐसे भी देख लीजिए 5 + 9 14, राइट, उससे भी आ जाएगा। और 14 होता है हमारा 2, यानी कि जब आवर हैंड मूव करता 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 पर पहुंच जाएगा। यहाँ से मूव करता 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 जब वो यहाँ 2 पर पहुंचेगा तब वो बनाएगा 270 डिग्री, राइट। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, हम बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा आवर हैंड विल स्टॉप एट 2। ओके, तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थे भी बहुत आसान और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी लगे होंगे ये बहुत ही आसान। आप सबने मेरे साथ इनको प्रैक्टिस भी किया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को किया होगा क्लियर। जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।